मेरा नाम चित्रन शर्मा है। रूपनगर चैप्टर 7 आईकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम नाड़ी ज्योतिष की कक्षा का संयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि नाड़ी ज्योतिष है वो किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और ये कर्म सिद्धांत पर आधारित है। तो नाड़ी ज्योतिष का हम परिचय देते हैं। इसमें नाड़ी ज्योतिष भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य शाखा है, जिसकी उत्पत्ति महर्षि अगस्त्य, भृगु और शुक्राचार्य जैसे महान ऋषियों के तप और ज्ञान से हुई मानी जाती है। नाड़ी शब्द का अर्थ है प्रवाह, जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। नाड़ी ज्योतिष इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य का विस्तृत वर्णन ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ताड़पत्रों यानी नाड़ी पत्रों पर लिपिबद्ध किया गया था। ये लेख मानव कल्याण और आत्मिक उन्नति के उद्देश्य से रचे गए थे। पारंपरिक कुंडली ज्योतिष से ये थोड़ी भिन्न होती है। नाड़ी ज्योतिष जो मुख्यतः है निम्न बिंदुओं पर आधारित है: ग्रहों की अंशात्मक स्थिति, पूर्व जन्म के कर्मों का विश्लेषण, घटनाओं का सटीक समय निर्धारण, जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे विवाह, संतान, व्यवसाय, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक मार्ग का विस्तार से वर्णन। नाड़ी ज्योतिष में प्रारब्ध कर्म को विशेष महत्व दिया जाता है, अर्थात वह कर्म फल जिसे व्यक्ति को इस जन्म में भोगना ही होता है। साथ ही इसके माध्यम से मंत्र, दान, पूजा और आध्यात्मिक साधना जैसे उपाय बताए जाते हैं, जिससे कठिन कर्मों की तीव्रता को कम किया जा सके। नाड़ी ज्योतिष केवल भविष्यवाणी की विद्या नहीं है, बल्कि कर्म और चेतना का आध्यात्मिक विज्ञान है, जो व्यक्ति अपने जीवन उद्देश्य को समझने और आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। बेसिकली नाड़ी ज्योतिष क्या है? अगर आपने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस विद्या को सीखा हुआ है, पराशरी अगर उन्होंने करा हुआ है एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। नाड़ी ज्योतिष क्या है? एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। पराशरी में हम सब कुछ देखते हैं कि कब उसमें योग भी देखे जाते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, उसमें हमें एक भविष्य का रूप दिखता है कि किस तरह से अगर प्रॉमिस है कुंडली में तो वो कब जागृत होगा। सेम जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें भी हम यही देखते हैं, बट ये एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसलिए कह सकते हैं इसे, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म जो हम लेकर आए, उसको जो हम भोग रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमें पूरा विश्लेषण मिल जाता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म थे हमारे, कि हम उनको किस तरह से अब आगे सही कर सकें, जिससे हमारे को अपने एनालाइज कर सकें किसी भी चीज का, जैसे हमारे की विवाह कब होगा, संतान कब होगी, या व्यवसाय या स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक सटीक समय का निर्धारण हो जाता है नाड़ी ज्योतिष में, क्योंकि ये जो है कर्म प्रधान होती है नाड़ी ज्योतिष, और इसमें हम इन चीजों को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से ये देखा जाता है। नाड़ी पद्धति में ग्रहों की भी बहुत भूमिका होती है। जैसा हमें सब पता ही है कि जो सारे ग्रह अपने अपने एक उद्देश्य से हमें देते हैं कि हमें किस चीज को किस तरह से काम करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि नाड़ी में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको हम कार्मिक ग्रह मानते हैं, और जो नाड़ी ज्योतिष है वो कर्म पर आधारित है, और वो ग्रह भी हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। नाड़ी ज्योतिष में ग्रह भावों की तरह नहीं, बल्कि कर्म, व्यक्ति और घटनाओं के कारक के रूप में देखे जाते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जीवन के विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। नाड़ी में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों को कार्मिक ग्रह माना जाता है। राशि चक्र के सभी 9 ग्रह किसी न किसी मानवीय संबंध से जुड़ाव होता है, और वही संबंध उनके फल के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक काल चक्र बेल्ट बनी हुई है जो ग्रहों का मानवीय जीवन से संबंध बताती है। चित्र में दिखा रखा है जो सूर्य है, आत्मा को केंद्र में दर्शाया गया है।
क्योंकि सूर्य ही आत्मा है, चेतना है और जीवन के मूल उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमें पता है, अगर सन ना हो, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, अगर सन नहीं होगा तो कोई भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से मानव जन्म और जीवन की प्रक्रिया में विभिन्न ग्रह निम्नलिखित तत्वों को दर्शाते हैं। जो शनि है, शनिदेव हैं, वो कर्म प्रधान है, कर्म के देवता हैं। शनिदेव पूर्व जन्मों के संचित एवं प्रारब्ध कर्मों का संकेतक हैं। इन्हीं कर्मों के कारण आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। अब नाड़ी में हम ये देखेंगे कि शनिदेव कहाँ पर नेटल चार्ट में हैं और उसके ऊपर कौन सा ट्रांजिट हो रहा है, या वो किस ग्रह के ट्रांजिट में आ रहे हैं, किस ग्रह के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो हमें क्या रिजल्ट देंगे। क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो उसके साथ कर्म जरूर जुड़कर आते हैं। बृहस्पति देव जो हैं हमारे नाड़ी में, हमें इसमें जीवात्मा कहते हैं, यानी जीवाकारक हैं। ये धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं और आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं। जैसे कि पराशरी में हम ये देखते हैं कि लग्ना बेस्ड होती है, पराशरी ज्योतिष जो होती है, कि किसी नेटिव का अगर हमें देखना है तो हम उसका लगन बना लेते हैं और लगन बनाने के बाद सारे भावों में बैठे हुए ग्रहों के बारे में हम जानते हैं। और जो हमारी नाड़ी ज्योतिष है वो जुपिटर बेस्ड होती है, मतलब हम बृहस्पति देव को देखते हैं कि वो किस घर में बैठे हुए या किस राशि में बैठे हुए, उससे कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो बेस होता है वो जुपिटर बेस्ड हमारी नाड़ी होती है। और बृहस्पति देव जीव कारक माने गए, तनुभाव माने गए नाड़ी में। अगर हमें किसी की प्रिडिक्शन करनी है कि इंसान कैसा है, पराशरी में हम देखते हैं लग्ना में कौन सी राशि बैठी है या लग्ना लॉर्ड कौन है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को। और नाड़ी में हमें जुपिटर किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठे हुए, उससे ही एक इंसान की पर्सनैलिटी कनेक्ट हो जाती है कि 50% हमें रिजल्ट वहां से 50 to 80% रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि इंटरनली इंसान किस तरह से, क्योंकि वो एक जीव आत्मा है किसी भी इंसान की। और इसमें जो नाड़ी में मार्स हैं उन्हें शरीर यानी देह के लिए का कारक माना गया है, क्योंकि मंगल जो है वो भौतिक शरीर, ऊर्जा, साहस और अहंकार का कारक है। आत्मा को कर्म भोगने हेतु शरीर मंगल के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी किसी का बर्थ हुआ, जब आत्मा को शरीर मिलता है, पहले उस आत्मा में जान आती है। जब उस आत्मा में जान आती है तो उसे एक शरीर की जरूरत होती है। तो जो मार्स है, मंगल जो है नाड़ी ज्योतिष के देह के कारक हैं, वहां पर हमें क्या किया जाता है कि मंगल को एज अ हमारी बॉडी रिप्रेजेंट किया जाता है नाड़ी ज्योतिष में। जैसे हम जानते हैं शुक्र जो है भोग और भौतिक सुख के संकेतक हैं, विलासता, आकर्षण और भोग वासना का प्रतीक है, जो आत्मा को संसार से बांधता है। अब जब हमें एक आत्मा मिली, आत्मा को कुछ काम करने के लिए कर्म मिले, कर्म को पूरा करने के लिए उसमें जान आई, जीव आया, जीव को देह मिली। अब जब वो देह के साथ आ गया यहाँ पर इस संसार में, तो उन्हें कुछ भौतिक सुख भी भोगने, तो वो हमें किससे मिलते हैं, हम किससे देखते हैं, वो वीनस से देखते हैं। उसके बाद मरकरी है, बुध है, बुद्धि के कारक हैं, जो तर्क, विवेक और निर्णय क्षमता को दर्शाते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य कर्म करता है। हम सभी जो इस जीवन में आए हैं तो हम कर्म करने के लिए आए हैं, कुछ कर्म हम कर रहे हैं, कुछ हमें भोगने हैं। तो नाड़ी ज्योतिष से ये जरूर पता चल जाता है कि किस कर्म को करने से आपका जन्म हुआ है, क्या आप पीछे छोड़कर आए हैं, क्या आप लेकर आए हैं, और उसको हमें किस तरह से प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है कि हमारे कर्मा क्लियरेंस हो सके। क्योंकि ये जो नाड़ी ज्योतिष है वो कर्म प्रधान ही है। अब है राहु, जो यहाँ पर माया और भ्रम को दिखाते हैं, असंतोष और भौतिक लालसाओं के कारक माने जाते हैं, जो जीव को संसार में उलझाए रखते हैं। हमने ये देखा है कि जो राहु होते हैं, राहुदेव जहाँ पर भी बैठे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको वहाँ के लिए ऑब्सेशन दे देते हैं। हम उसको किस तरह से क्लियर करेंगे, किस तरह से उसके साथ जो प्लैनेट्स जुड़ते हैं, हमें उनका कर्मा क्लियरेंस कैसे करना है कि हमारी इच्छा कंप्लीट होती रहे। क्योंकि एक टाइम पर आकर हम किसकी तरफ हो जाते हैं, केतु की तरफ जाते हैं, मोक्ष के कारक हैं जो
जो आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की दिशा में ले जाते हैं। और जैसा आपको पता है कि जो चंद्रमा है मन और भावनाओं के भावना और मानसिक प्रतिक्रियाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा संसार का अनुभव करती है। मन होगा, बुद्धि होगी, हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं होंगी, तो उसी हिसाब से हमारी आत्मा कर्म करके शरीर को धारण करके आगे की तरफ बढ़ती है। इन सारे प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस वगैरह हम आगे डिटेल में इस स्टडी में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ कार्मिक ग्रह दिए में, जैसे चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा को हमने बताया यहाँ पर कि वो प्रकाशमान ग्रह हैं। जैसे सभी को पता है सूर्य पिता और पुत्र के कार्मिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा माता और परिवार के वरिष्ठ स्त्रियों का कार्मिक संबंध दर्शाता है। ये संबंध आत्मा को पृथ्वी पर लाते हैं और उसके कर्मों की पूर्ति में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा भी हमने बताया कि जो गुरु हैं वो जीव का कारक हैं। हम जानते हैं कि आत्मा सूर्य है और वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा का उस शरीर से कोई सीधा संबंध नहीं होता जिसमें वह निवास करती है। जब एक आत्मा शरीर त्याग देती है और अपने दोबारा जो उसके कर्म रह गए हैं उनका अनुभव करने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है आत्मा को, क्योंकि इस संसार में मोक्ष मिलना थोड़ा सा, ये नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट है, लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए नाड़ी ज्योतिष में जो है गुरु को जीव का संकेतक माना गया है। पूर्व जन्म के सभी सुख दुख इस जन्म में जीव द्वारा अनुभव किए जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब नाड़ी ज्योतिष हम सीखते हैं तो हमने जो प्रारब्ध कर्म हमें मिले हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, तो ये नाड़ी ज्योतिष में एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस तरह से उन कर्मा क्लियरेंस को की तरफ जाना है, कि हमें किस तरह से निर्णय लेना है कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या गलत है। किसी भी राशि में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों का पीएसी जैसे आपको पता है पोजीशन एस्पेक्ट और कंजंक्शन होता है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार के कार्मिक फल इस जन्म में भोगने हैं। यहाँ पर शनि जो है कर्म कारक माने जाते हैं। शनि को जीव तक कर्म पहुंचाने का दायित्व दिया गया है। कुंडली में शनि की स्थिति यह बताती है कि पूर्व जन्म में मिले अवसरों को हमने किस प्रकार उपयोग या दुरुपयोग किया है और इस जन्म में उन त्रुटियों को सुधार के लिए हमें क्या कर्म करने हैं। कि शनि, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब शनि का ट्रांजिट होता है किसी प्लैनेट के ऊपर, तो हमें ये पता चलता है नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से कि हमें अब कौन से कर्म क्लियर करने हैं जिससे कि हमारे इस जन्म के जो भी जिसके लिए भी हमारा उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से फुलफिल हो, किस तरह से हम इनको पूरा कर सकें। जैसे हम जानते हैं शनि देव जो हैं वो प्रोफेशन के भी कारक हैं और अन्य ग्रहों के पीएसी के माध्यम से भी ये स्पष्ट होता है कि जीव इस जन्म में किस प्रकार का कर्म या व्यवसाय चुने उसके अपने प्रारब्ध को पूर्ण करने का निर्णय ले सके। क्योंकि शरीर जो सैटर्न होते हैं, शनिदेव जो हैं, वो जिस भी प्लैनेट के साथ कनेक्टेड होंगे इंसान का कर्म वहीं से स्टार्ट होता है कि हमें वो ही कर्म करके आगे बढ़ना है। मंगल जो हैं देह के कारक हैं। आत्मा को अपने कर्म पूर्ण करने के लिए एक स्थान देह की आवश्यकता होती है। आत्मा स्वयं कर्म से आसक्त नहीं होती, इसलिए जीव का निर्माण होता है और कर्म का फल प्रदान किया जाता है। कर्म का अनुभव करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। आत्मा को कर्म मिला, कर्म को एक जीव मिला, जीव को एक देह मिली। तो मंगल ही वो प्लैनेट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर को इस कर्म को पूरा करने के लिए कहाँ पर ऊर्जा देनी है।
मंगल जो सबसे ऊर्जावान ग्रह है, मनुष्य को ये भौतिक देह प्रदान करता है। कुंडली में मंगल की स्थिति यह दर्शाती है कि किस क्षेत्र में कर्म सबसे अधिक हैं और जहां कर्म को पूर्ण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो राहु है, कालसर्प है, समय तत्व को दर्शाते हैं। प्रत्येक कर्म जो है एक समय का एक विशेष महत्व होता है कि कौन सा काम कब पूरा होगा। जब भी राहु किसी भाव या ग्रह को स्पर्श करते हैं तो उस कर्म की पूर्णता होती है। राहु जो होते हैं की प्लेसमेंट जो नेटल चार्ट में आती है वो पूर्ण जन्म की अपूर्ण इच्छाओं को दिखाती है कि कहीं पर हमारा पिछले जन्म में कुछ काम रह गया था, तो राहु आकर उसमें प्लेस्ड होता है। सपोज किसी का राहु 10वें भाव में बैठा है तो वो ये दिखाएगा कि अभी उन्हें कर्म ज्यादा करने हैं, वहां की जो पिछले बार वो अपने कर्म पूरे नहीं कर पाए थे, अब आकर उन्हें अपने प्रोफेशन में अपनी पूर्णता देनी है। इसी तरह जो केतु है वो मोक्ष के कारक हैं। केतु की भूमिका यहाँ भिन्न होती है। प्रत्येक कर्म का एक मोक्ष काल होता है, अर्थात उस कर्म प्रणाली से मुक्ति का समय। केतु पूर्ण हो चुके कर्म को दर्शाते हैं जो उसी कर्म को दोबारा आरंभ नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का राहु 10th हाउस में बैठा है तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने काम के प्रति सचेत रहना और काम को करना, अपने व्यवसाय को करना, क्योंकि वो हमारा कर्म का स्थान है। अगर केतु 10th हाउस में हो जाते हैं तो वहां पर भी क्या देते हैं, एक टाइम पीरियड आने के बाद आप अपने कंप्लीशन, हर काम का कंप्लीशन कर देते हैं, जिससे कि आपको अपने काम के प्रति एक मोक्ष की प्राप्ति होती है कि हमने, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं एक टाइम पर आकर कि हमने अपने काम को अपनी लाइफ में कंप्लीट कर लिया। इनके बारे में हम डिटेल में आगे काफी पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। अब नाड़ी जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है जीवा नाड़ी, जो प्राचीन काल में ऋषि सिद्ध पुरुष गहन अध्ययन और तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें आत्मा, जीव और परमात्मा के तत्व को भली भांति समझा के माध्यम से वे जातक के जीवन, कर्म और समस्याओं को देख पाने में सक्षम थे। उनके पास उपाय जानने के लिए लोग आते थे। समय के साथ उन्होंने यह विद्या अपने शिष्यों को सिखाई और इसे ताड़ पत्रों पर लिपिबद्ध किया गया। अगली पीढ़ी ने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इन ताड़ पत्रों को पढ़ने और समझने की क्षमता प्राप्त करी। वर्तमान समय में यह विद्या सामान्य ज्योतिष छात्राओं के लिए प्रायः उपलब्ध नहीं है और ये अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। यानी जो जीवा नाड़ी है वो थंब इम्प्रेशन लेकर पढ़ाई जाती है और ये तमिलनाडु में अभी भी कई जगह प्रचलित है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे अजीवा नाड़ी पढ़ेंगे। यहाँ पर जीवा नाड़ी के लिए गुरु शिष्य परंपरा होती है और इसको पढ़ने के लिए बहुत तपस्या और साधना करनी पड़ती है, तभी ये वाली जो जीवा नाड़ी है तभी आती है। और ये हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये जो पुराने लोग जिनको ये आशीर्वाद मिला हुआ है वो ही ये गुरु शिष्य परंपरा से इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अजीवा नाड़ी जो है वो हमारी वर्तमान समय में प्रचलित है। इसमें जन्म विवरण, जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर ग्रहों के आपसी संबंधों के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में विशेष रूप से 4 प्रमुख ग्रह होते हैं जिनका गहन अध्ययन किया जाता है। वो होते हैं बृहस्पति देव, शनि देव, राहु और केतु। साथ ही दशा भुक्ति प्रणाली, यानी हम इसमें अपनी दशा गोचर भी देखेंगे, ग्रहों की गोचर की स्थिति भी देखेंगे। ग्रहों की एक प्रगति होती है, वो भी कुंडली फलित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अजीवन नाड़ी में इन सभी तत्वों के संयुक्त अध्ययन द्वारा जातक के जीवन, कर्मफल और भविष्य की संभावना का निर्णय किया जाता है। मतलब अगर आप नाड़ी को पढ़ते हैं डीपली तो इसमें क्या होता है, अजीवन नाड़ी जो है हमारी वो बेस्ड है हमारे खुद के जन्म तिथि, समय और स्थान पर। हम कुछ प्लैनेट्स जो लेकर आते हैं कुंडली में,
उसके ऊपर जब भी 4 प्लैनेट्स जो हमने पढ़े हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका ट्रांजिट होता है, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमें क्या कर्म मिले हुए हैं और हमें अब उनको पूरा कैसे करना है। तो सारा जो इसमें नाड़ी में बेस्ड होती है, ये हमारी ट्रांजिट बेस्ड हो जाती है और इनसे हम सटीक भविष्य मतलब सटीक निर्णय ले सकते हैं कि हम किस तरह के काम में जाएं और किस तरह से इसको हम फुलफिल करें। दूसरा क्या होता है, प्रोग्रेशन। जब नेटल चार्ट के अंदर कुछ प्लैनेट्स हमारे ऑलरेडी आए हुए, अब वो वहां पर फिक्स्ड है, और जो गोचर है, जो ट्रांजिट चलता है प्लैनेट्स का दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, वो तो हमें दिख जाता है। जैसे आपने अभी हम सबको पता है कि अभी जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में है, और शनि देव जो है मीन राशि में है, राहु जो है वो कुंभ में है, और केतु जो अभी है वो सिंह राशि में है। लेकिन नेटल चार्ट का खुद के जो प्लैनेट्स हैं, ये भी धीरे धीरे मूव करते हैं, ये भी प्रोग्रेशन में आते हैं और आगे के काम को रिजल्ट देते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों की कुछ प्रोग्रेशन होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि वो नेटल चार्ट में होने के बाद भी मूव करते हैं। वो किस तरह से मूव करते हैं, जो बृहस्पति देव हैं वो 12 वर्ष में, आपको दिख तो अपनी राशि में जैसे वर्गो साइन में है, कन्या राशि में बैठे हुए, और अभी जेमिनी में उनका ट्रांजिट है, लेकिन हर जब नेटिव का बर्थ होता है उसके 12 साल बाद वो लिब्रा में जाएंगे, तुला राशि में, और फिर 24 साल में यानी वो कहाँ चले जाएंगे, स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो इंटरनली एक प्रोग्रेशन जुपिटर की चलती रहती है और वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और इवेंट जो मेजर इवेंट होते हैं वो उस पर बेस्ड होते हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि ये हर 12 साल में नेटल जुपिटर की पोजीशन प्रोग्रेशन से चेंज हो जाती है। इसी तरह जो शनि देव हैं, वो कर्म जो प्रारब्ध हम देखते हैं, उनकी मूवमेंट 30 साल में होती है। मतलब नेटल में अगर लियो में है तो 30 साल बाद वो आ जाएंगे हमारे कन्या राशि में, फिर अगले 30 साल तक वो कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगे हमारे तुला राशि में। इसी तरह से राहु और केतु जो होते हैं, हर 18 साल में उनका प्रोग्रेशन होता है। जब ये प्रोग्रेशन होता है इन प्लैनेट्स का नेटल चार्ट के, नेटल चार्ट की पोजीशन के साथ जो बैठा हुआ प्लैन, जो ऑलरेडी उनको हमें विजिबल होता है कि वर्गो राशि में जुपिटर बैठे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन चल रहा है, अगर नेटिव 36 ईयर्स का है तो उनका कहाँ पर आ गया, स्कॉर्पियो राशि में प्रोग्रेसिव जुपिटर आ गया। अब वो 8th हाउस में या 9th हाउस में या 10th हाउस में जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनका प्रोग्रेशन, तो जुपिटर के रिजल्ट वहां से हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। हर प्रोग्रेशन में जुपिटर का रिजल्ट मिलता है, हर प्रोग्रेशन में शनिदेव के हर प्रोग्रेशन में हमें रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही राहु केतु 18 साल तक हर आगे बढ़ते हैं, हर 18 साल में उनकी पोजीशन चेंज होती है। साथ में जो ट्रांजिट के जो चल रहे हैं वो प्लैनेट भी कनेक्ट होते हैं, तो इससे हमें रिजल्ट्स बहुत सटीक मिलने शुरू हो जाते हैं कि कोई काम है हमारा क्यों नहीं हो पा रहा, कि पोजीशन बहुत अच्छी है, प्रॉमिस बहुत अच्छा है, दशा भी अच्छी जा रही है, ट्रांजिट भी अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही। तब हम इन प्रोग्रेशन प्लैनेट्स को देखते हैं कि नेटल चार्ट में ये प्रोग्रेस होके कहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें इनके रिजल्ट्स मिलते हैं। एक नाड़ी ज्योतिष में हम ये पढ़ेंगे आगे, कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम दृष्टि संबंध भी कह सकते हैं। जैसे पराशरी में आपको पता है कि 1/7 होती है, और कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स मार्स को, मतलब मंगल देव को और शनि देव को और बृहस्पति देव को मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नाड़ी ज्योतिष में सबको इक्वल दिया हुआ है पोजीशन। इसमें हम कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं 159 का, यानी सपोज हमारे जो जुपिटर है वो 4th कर्क राशि में बैठे हैं, शनि देव मीन राशि में बैठे हैं, और मार्स सपोज अगर हमारा स्कॉर्पियो राशि में बैठा है, तो ये ट्राइन जो होता है, जो धर्म त्रिकोण बनता है, वो हमारा ये तीनों को कनेक्ट करता है। अगर हम सपोज उसमें देखते हैं पराशरी में दृष्टि संबंध, तो हम इनको देखते कि कोई आपस में इनका दृष्टि संबंध नहीं बन रहा, सिर्फ जुपिटर का 5 और 9 का बन रहा है।
लेकिन यहाँ पर शनि देव का भी और मंगल का भी हमारा ट्राइन में आकर, यानी 159 धर्म त्रिकोण में आकर इनका भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो इसकी ग्रहों की दृष्टि मानी जाती है नाड़ी में। ये जो होता है 159, कोई भी प्लैनेट 159 के कॉम्बिनेशन में बैठा है तो वो पूर्व जन्म के संस्कार, भाग्य, पूर्ण कर्म और आत्मिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अब वो डिटेल में पूरा इसमें पढ़ा जाएगा कि वो किस भाव में बैठे हैं, कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं, जल तत्व में बैठे हैं या वायु तत्व में बैठे हैं, कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनमें रिजल्ट्स देखते हैं। जो 159 भावों का आपसी संबंध होता है, जीवन में सहजता, विकास और आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। इसी तरह से पराशरी में हम देखते हैं 212 को काउंट नहीं किया जाता, 212 कोई दृष्टि नहीं होती। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में 2 और 12 का सबसे ज्यादा गहरा संबंध है, क्योंकि इसको पुल पुश और पुल दृष्टि कहा जाता है, यानी आकर्षण और विकर्षण, यानी लेन देन की दृष्टि कहा जाता है कि कौन सा ग्रह किसके पीछे बैठा है, कौन सा ग्रह किसके आगे। क्योंकि 212 का मतलब हो गया एक प्लैनेट मीन राशि में, एक प्लैनेट मेष राशि में, तो उन दोनों का संबंध 2-12 का हो गया। अब हमें इसमें देखना होता है कि कौन से डिग्री जो अंश होते हैं हमारे ग्रहों के, वो कौन सी डिग्री कौन से प्लैनेट को आगे की तरफ खींच रही है, कौन सा प्लैनेट उसको पुश कर रहा है, यानी उसको पुल और पुश दोनों आपस में किसको कौन खींच के ले जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है। ये चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो 2-12 की दृष्टि होती है, ये संसाधन, परिवार, धन, त्याग को धन को दिखाती है, और जो 12 की दृष्टि होती है वो त्याग, खर्च और मोक्ष को दिखाती है। तो हम क्या चीज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या चीज हम छोड़ रहे हैं, तो वो सारा जो कॉम्बिनेशन होता है 212 में आ जाता है। ये भोग और त्याग का निरंतर दबाव और खिंचाव को स्पष्ट करती है 212 की दृष्टि जो नाड़ी ज्योतिष में मानी गई है। इसी तरह समसप्तक दृष्टि होती है 17 की और 311 की। अब 311 क्या करता है, जो कर्म और संबंधों की दृष्टि मानी जाती है, जो तीसरी दृष्टि होगी किसी भी प्लैनेट की, सपोज एक कुंभ राशि में एक प्लैनेट बैठा है और एक प्लैनेट आपका इसमें बैठा है मेष राशि में, तो ये क्या हो गया, दोनों का 3 और 11 का संबंध बनाएगा। जो ये दिखाएगा 3 जो है वो साहस का दिखाएगा, प्रयास का दिखाएगा। 7वां जो दिखाएगा, जो सामने होता है, ऑपोजिट जो होता है 17 में, वो साझेदारी का संबंध दिखाएगा। और 11 जो होता है लाभ और उपलब्धियों का संकेत देता है। यह दृष्टि व्यक्ति के प्रयासों के परिणाम और सामाजिक व्यवहारिक रिश्तों को दर्शाती है। नाड़ी ज्योतिष में इन दृष्टियों के माध्यम से कर्म, भाग्य और जीवन की दिशा को गहराई से समझा जा सकता है। यानी जैसे पराशरी में हम 17 दृष्टि लेते हैं, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं लेते हैं, बृहस्पति देव की हम 5वीं 9वीं लेते हैं, 7वीं 5वीं 9वीं लेते हैं, शनि देव की तीसरी, 7वीं और 10वीं लेते हैं। इसमें सभी को दृष्टि मिलती है, हम उनको दृष्टि ना कहकर उनको कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे 5-9 के कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, कौन से ग्रह हमारे 2-12 के कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, कौन से ग्रह हमारे 3-11 के कॉम्बिनेशन बैठे हैं, और कौन से ग्रह हमारे समसप्तक हैं जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या उनके साथ कंबाइंड होकर हमारे कौन से योग बना रहे हैं और कौन से हमारे को रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बनता है, नाड़ी ज्योतिष में आपका जो पराशरी ज्योतिष होती है उसमें हमारा लग्न चार्ट बनता है, लेकिन जो हमारी नाड़ी ज्योतिष होती है इसके अंदर हमारा डिविजनल चार्ट बनता है। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट बनाते हैं। इसमें ग्रह जो होते हैं वो प्लेस होते हैं डिग्री वाइज, असेंडिंग टू डिसेंडिंग टू असेंडिंग। छोटा सबसे होगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग की तरफ आते हैं, मतलब सबसे छोटे, मतलब कम डिग्री किसकी है और कौन से तत्व में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शनल चार्ट बनता है। और इसमें भी सटीक हमें जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जो ग्रह एक ही राशि एक ही दिशा में होते हैं उनका 100% रिजल्ट मिलता है हमें।
और जो दूसरी राशि में होते हैं उनका हमें 75% रिजल्ट मिलता है। जो सेकंड, 10th, 6th और 10th दिशा में होते हैं उनका 50% रिजल्ट मिलता है। जो हमारी विपरीत राशि यानी तीसरी, 7वीं और 11वीं में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका भी 50% रिजल्ट मिलता है। और जो हमारी 12वीं, 4थी, 8वीं राशि में होता है उनका भी 50% रिजल्ट जो हमें हमारे पास से जुड़ा हुआ होता है। जो हमने कहीं पर कुछ गलती कर दी है, हमारा कुछ काम रह गया, उसका रिजल्ट हमें यहाँ मिलता है। ये डायरेक्शनल चार्ट, डिग्रीज, कॉम्बिनेशंस सब आप इसमें प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। एक इसके जो जितना भी मैंने आपको भी समझाया उसकी बेस पे मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, मैरिज ईयर कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाती हूँ इसे। इसमें क्या है कि एक जुपिटर का प्रोग्रेशन देखा गया है कि जुपिटर का प्रोग्रेशन कौन से घर में आया और कौन से प्लैनेट्स को टच करा तो जो है नेटिव की मैरिज की डेट आई, मतलब उस ईयर में नेटिव की मैरिज हुई। कैलकुलेशन वाइज डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक क्रॉस का साइन बना हुआ है। इस तरह से हमारा डायरेक्शनल चार्ट बनता है। जो लगन होता है वो ईस्ट होता है। उसके बाद हमारी डायरेक्शन प्लेस हो जाती हैं हाउसेस के उसके डिग्रीज के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स प्लेस होते, कौन सी आपके दिशा में बैठे हुए प्लैनेट उसके अकॉर्डिंग। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिग्री वाइज सारा हमने भी यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं। दिख रहा है आपको सबको यहाँ पर? जी हाँ जी। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक मैरिज ईयर कि कैसे कैलकुलेट होगा वो भी सीखेंगे। कोई भी मेजर इवेंट हमारी लाइफ का कि वो प्रोग्रेस जुपिटर कहाँ पर आया और उसने एट प्रेजेंट, जैसे ये सारी कैलकुलेशन आपको बाद में डिटेल में समझाई जाएगी। लेकिन इसमें जो ये दिखाया गया है कि 2024 तक जो प्रेजेंट प्रोग्रेस था वो जुपिटर सैजिटेरियस में था। अब जो नेटल का जो नेटिव का जो जुपिटर है वो प्रोग्रेस जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड हो गया है कैप्रिकॉन में केतु के साथ। तो वो अगर उनकी दशा क्या चल रही है, उनके केतु के ऊपर किस प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है और प्रोग्रेस जुपिटर अगर यहाँ पर है तो वो किस तरह से रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर अगर किसी, जैसे ये मकर राशि में अगर ट्रांजिट प्लैनेट यहाँ पर आ गए आपके टॉरस में या वर्गो में, तो वो ये सारा कंबाइंड करके विद प्रोग्रेस जुपिटर आपको रिजल्ट देते हैं। ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। मेजर इवेंट ऑफ लाइफ हमें यहाँ से प्रोग्रेशन से ही पता चलती है। जो ट्रांजिट होते हैं, किसी भी ट्रांजिट मतलब जो भी आपके नेटल प्लैनेट है उस पर जब ट्रांजिट आता है तो वो नाड़ी में किस तरह से रिजल्ट देता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है या पढ़ाया है, तो इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली क्या है, नाड़ी जो है हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये हमारा एसेंस है एस्ट्रोलॉजी का। ये एक ऐसा कैनवस है जहां आप अपने आप से ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को देखकर, ट्रांजिट्स को देखकर और जो आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उन सबको कंबाइंड करके एक सटीक प्रिडिक्शन दे सकते हैं। इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत अच्छे से कैलकुलेट होकर मिलता है कि अब अगर जैसे सपोज मीन राशि में हमारा सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, वहां पर अगर किसी का मून है तो जैसे आपने सोचा, सबने आपने जो भी इस विद्या से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि 7.5 ही पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हमें पता है कि सैटर्न जो है कर्म प्रधान प्लैनेट है, वो जब भी किसी के नेटिव के मून के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो उसका चेंज ऑफ प्रोफेशन भी आता है, उसका प्रमोशन भी आता है। और इसी तरह से अगर किसी का नेटल मून के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करते हैं
तो उनका चेंज ऑफ प्लेस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। साथ में हम दशा को भी देखेंगे। और अगर हमें कोई मेजर इवेंट लेना है तो हम प्रोग्रेसिव जुपिटर की कंडीशंस भी देखेंगे कि वो कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं नेटल चार्ट में, और उनका ट्रांजिट प्लैनेट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम उससे मेजर इवेंट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड इस काम पर हो सकता है। तो आप किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, अभी तक जितना भी समझा हमने? नहीं क्वेरी मैम, अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन है कि जब गुरु बृहस्पति और केतु छठे भाव में है, तीसरी राशि में है, मिथुन राशि में है नेटल चार्ट में, और चंद्र राहु 12वीं राशि में है, 12वें घर में है, वो है धनु राशि में, और मकर लगन है, और शनि जो है 10वें घर में है, 7वीं राशि में, तुला राशि में। तो इसमें अभी क्या बृहस्पति की अब जो चल रही है ट्रांजिशन, उससे अब क्या इम्पैक्ट आएगा उसके वजह से, बता सकते अब हैं क्या देखिए, थोड़ा? ये तो पूरे आपका जो हो गया प्रिडिक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। जी जी उससे जी पहले जी हमें, हाँ, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा प्रोग्रेस जुपिटर कहाँ है, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। ये तो ऊपर का एक आ गया आपके पास कि एक नेटल चार्ट पे आपने ट्रांजिट्स के प्लैनेट्स बता दिए। ट्रांजिट के जी प्लैनेट्स के साथ हमें दशा भी देखनी है, और डिग्रीज भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कौन सी डिग्री पर जाकर वो नेटल प्लैनेट को टच करेगा, तब रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये सारा आप इसमें सीखेंगे डिग्री वाइज। जैसे ठीक है, अभी ये पूरी डिटेलिंग करके जब पर वैसे हाँ तो जी, ये इंटरेस्टिंग है, डिटेल्स बहुत में अच्छा है, जी। क्योंकि ये प्रारब्ध का आपने बताया ना, प्रारब्ध से इसका वो लिंक है, प्रारब्ध से जो है वो बहुत अच्छा है, आपको पता लग हाँ जाएगा अपने जीवन के बारे में बिल्कुल कि जी, ये हमारे कर्म कर्म प्रधान कहाँ होती जा है। रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और जब आप इसको ये डिटेल तो में बात है। पढ़ेंगे तो आपको प्रिडिक्शन भी आएगी इससे। और जो टाइमिंग ऑफ मतलब जो इवेंट का जो भी टाइमिंग है इवेंट्स वो भी का आपको ट्रांजिट से पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पर कौन सा इवेंट होने के चांसेस है। क्योंकि हम जितना भी देखते हैं जो नेटल में पोजीशन पे प्लैनेट्स बैठे हैं, जब ट्रांजिट के प्लैनेट्स उनको उसी सेम डिग्री पर टच करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि वो किससे, हमारी क्वेरी किस चीज से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, या हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड है, या हमारी शादी से रिलेटेड है। तो वो किस तरह से काम होगा वो पूरे डिटेल में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, मतलब हम समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ मच। धन्यवाद जी। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? विजय जी, राधा रानी जी, रीटा जी? नहीं मैम, आगे डिटेल में पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। बाकी अभी उतना तो पता लग गया है कि हाँ क्या क्या कवर होगा इसमें जी। तो इसकी जो जैसे मेन ब्यूटी है ना वो है प्रोग्रेशन। राइट मैम। हाँ, प्रोग्रेशन से जो इवेंट्स निकल कर आते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से निकल कर आते हैं। नाड़ी जी ज्योतिष अपने आप में काफी पावरफुल टेक्निक है। इसका हमें जी। यूज करना आ जाए तो फिर आप पराशरी और ये दोनों को मिलाएं तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो दशा तो मैडम पराशरी वाली ही मिलाएंगे ना, जो मैडम बता रहे हैं कि दशा भी हम देखेंगे, महादशा अंतरदशा देखेंगे, तो वो तो पराशर का ही करेंगे ना उसका। देखिए नाड़ी में भी अपनी एक दशा होती है, लेकिन वो थोड़ी टफ हो जाती है। हम सिखाएंगे अच्छा वो दशाएं भी आपको कि कैसे देखी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि उनके लिए प्रैक्टिस की नीड है। नाड़ी ज्योतिष की जो दशाएं पराशरी से थोड़ी अलग हैं, लेकिन वो आपको पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। अगर आप उसमें मास्टरी कर लेंगे तो आपको वो इजिली आ जाएंगे, आप वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप पराशरी के साथ इसका फ्यूजन करके, मतलब जैसे मैम ने बताया कि पराशरी के साथ इसको जोड़ेंगे नाड़ी ज्योतिष को, तो वो भी जी आपको रिजल्ट देगी। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। सब्जेक्ट्स बाकी और टॉपिक्स होंगे सारे, जैसे मैरिज, एजुकेशन और उस तरह के होंगे ना सारे? हाँ जी, देखिए जो हमारा ये है अ, नाड़ी ज्योतिष हम जो सीख रहे हैं, बता रहे हैं, वो 6 मंथ में डिवाइडेड है।
प्रवीणा में आप थोड़े थ्योरेटिकल करेंगे, और जो विशारद में पहुंचेंगे तो हाउस से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, कब नेटिव को हाउस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, मैरिज से रिलेटेड कौन से कॉम्बिनेशंस योगास बन रहे हैं, आपके प्रोजनी से रिलेटेड क्या बन रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के क्या बन रहे हैं, आपके व्हीकल के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए, आपकी जॉब के प्रोस्पेक्टिव के, वो सारा कवर होगा इसमें 1 साल के कोर्स। जी जी थैंक इसके साथ साथ इसमें मेडिकल भी कवर होगा चितवन जी। हाँ जी मेडिकल भी होगा, प्रश्न भी होगा। ये यू विशारद के हमारे आफ्टर 6 मंथ्स ये हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो जी हमें बेस बनाना होता है कि हमें किस तरह से देखना है, क्या चीज पढ़ जी रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो हमारा आफ्टर 6 मंथ्स होता है विशारद। जी जी मैम थैंक यू मैम। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? विजय जी आप हैं लाइन पे? हाँ मैं देखा, अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं सुना इनका अच्छी तरह से, तो जी डिसाइड कर लेंगे, इनका टाइम को देकर डिसाइड कर लेंगे मैम। जी हाँ जी हाँ जी। राधा रानी जी, राधा रानी जी आप हैं? ठीक है चितवन जी, तो फिर इसको हम